हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को हमने करा था, मैकेनिज्म पूरा डिटेल में देखे थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लिख लें एस्टेरिफिकेशन से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा तो बता दिया, नोट्स लिखने आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा, बहुत दिया तो मैकेनिज्म पूछ सकता है। मैकेनिज्म तो इंटरमीडिएट लेवल में नहीं ही पूछता है। पहला क्वेश्चन, व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन? ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, एसिड अल्कोहल का कोई भी पार्ट, जैसे एसिड में ही रहेगा तो मान लो ऐसा, यहाँ NO2 लगा देगा। नेक्स्ट, which of the following pairs form ester most readily? नीचे कुछ पेयर लिखे जाएंगे कंपाउंड का, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा पेयर जो है सबसे तेज़ी से एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। और पेयर लिखा हुआ है कुछ ऐसा, MEOH PHCOOH। पेयर लिखा हुआ है ETOH, और फिर लिखा हुआ है PHCOOH। पेयर लिखा हुआ रहेगा MEOH HCOOH। पेयर लिखा हुआ रहेगा कुछ भी N-ब्यूटाइल OH, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा N-ब्यूटाइल COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ प्रोटोनिक एसिड, the role of protonic acid in esterification is A, to increase the nucleophilicity of alcohol, B, to increase the electrophilicity of carboxylic acid, C, to stop the backward reaction, D, to facilitate the release of H2O। एक क्वेश्चन और, which one is intermediate during esterification? ऑप्शन दिए रहेंगे ऐसा,
RCOH OH OR-H प्लस, इसमें मार्क किया हुआ रहेगा यहाँ B RCOH OH OR-H प्लस मार्क किया हुआ रहेगा यहीं C RCOH OH OH मार्क किया हुआ रहेगा यहाँ, और एक D में R-OCOH R-OH मार्क किया हुआ रहेगा यहाँ। ऐसे करके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एस्टेरिफिकेशन से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स एस्टेरिफिकेशन, सारे के सारे एसिड है। सबसे पहले कार्बन देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3, तो कार्बन जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो उस हिसाब से दोनों तो वैसे ही ख़त्म हो गए। अब इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो यदि कार्बन दोनों में सेम है तो आप कुछ वैसा चीज़ इसमें कंसिडर करो जो साइड से दिया हुआ है और वो किस पर्पज़ से दिया हुआ है। तो साइड से हम लोग देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है NO2, और NO2 हम लोग जानते हैं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, तब तो बड़ा बेनिफिशियल है इसके लिए कि इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इन्हांस करेगा, बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो जल्दी से अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और आगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिल होना ज़रूरी है। इधर क्या है कि नहीं है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो NO2 यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए रेट को भी क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। D नंबर। नेक्स्ट 4 पेयर में दे रहा है, सबसे ज़्यादा कौन होगा एस्टेरिफिकेशन में रिएक्टिव। 1 कार्बन का अल्कोहल बेंजोइक एसिड, 2 कार्बन का बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, N ब्यूटाइल। अभी वो 4 कार्बन है, बेंजीन वैसे ही कम हो गया, सबसे सुटेबल यही है। 1 कार्बन का एसिड भी है और 1 कार्बन का अल्कोहल भी है, तो जितना छोटा मेंबर होगा एस्टेरिफिकेशन उतना ही फास्ट होगा। तीसरा कि एस्टेरिफिकेशन में प्रोटोनिक एसिड का क्या रोल है, तो ऑप्शन है इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। स्टॉप द बैकवर्ड रिएक्शन, कोई मतलब ही नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन तब रुकेगा जब वाटर हटेगा। फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ H2O, ये भी नहीं। दिस वन इज करेक्ट, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट में है कि विच वन इज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, तो इंटरमीडिएट अभी हम लोग देख ही चुके हैं कौन है, लेकिन इसमें से समझना ये कि जो स्टार मार्क वाला ऑक्सीजन है आइसोटोपिक को बता रहा है, ठीक है। तो आइसोटोपिक ऑक्सीजन रह जाता है किसमें वो देखना है। तो अभी देखे थे कि अल्कोहल का रहता है, तो यहाँ जो मार्क किया हुआ है कार्बोक्सिल का ऑप्शन पे किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है एस्टर वाला, यहाँ तो फिर कार्बोक्सिल वाला पे है और इसमें R- है भी नहीं, यहाँ फिर से कार्बोक्सिल, तो एस्टर वाले ऑप्शन पे होगा स्टार मार्क, और इंटरमीडिएट जो भी हम लोग देखे थे, डायरेक्ट मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हर एक तरह का क्वेश्चन इससे हम बता रहे हैं जो बताया जा सकता है। चलो नेक्स्ट अब एस्टेरिफिकेशन के बाद अगला रिएक्शन विथ अमोनिया। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन के बाद, रिएक्शन विथ अमोनिया। NH3। अब इसके लिए अमोनिया का नेचर जानना है और क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर तो हम लोग जान ही रहे हैं, अमोनिया का नेचर कहीं जानो बस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर जान रहे हैं 2 तरीके से, कि एक एसिड है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है। तो अमोनिया का नेचर भी 2 तरीके से जानते हैं, पहला एसिड दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। अमोनिया का नेचर 2 जैसा है, पहला बेस दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दोनों के जैसा काम करेगा।
तो यहाँ यह फ़िलहाल बेस का काम करने वाला है, और बेस का काम करेगा इस सेंस में कि तो हम लोग जानते हैं बहुत एसिडिक प्रोटॉन होता है, तो ये लोन पेयर से फिर H को ले लेगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा RCO, O पे अब आ जाएगा माइनस, साथ में काउंटर आयन के रूप में रहेगा NH4+, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। अब यह अमोनियम कार्बोक्सिलेट को करोगे हीट, तो यहाँ से बाहर निकलेगा H2O और बनेगा एसिड अमाइड, प्राइमरी अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। लेकिन इसी अमोनियम कार्बोक्सिलेट को यदि कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हो, P2O5 हम लोग जानते हैं एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब P2O5 लोगे तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन होगा इसका, और यहाँ से 2 मोल H2O एलिमिनेट होगा, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, RCN नाइट्राइल बनेगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था रिएक्शन। एग्जाम में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन पूछेगा तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट तक तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन इसके बाद क्या बनेगा उसके लिए यहाँ रिएजेंट को जरूर देखोगे। P2O5 के साथ हीट है तब जितना वाटर है सब हटा करके नाइट्राइल, और नॉर्मल हीटिंग है तब क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। बस कन्वर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है रिएक्शन। कन्वर्सन क्या आ सकता है, एसिटिक एसिड टू इथाइलेमिन, ऐसा आ सकता है कन्वर्सन। तो एसिटिक एसिड से इथाइलेमिन कैसे बनेगा, एसिटिक एसिड ऐसा दोनों तरीके से बन सकता है। अमोनिया के साथ तो पहले ट्रीट करवाना ही होगा, तो सॉल्ट बनेगा। अब इसको तुम थोड़ा सा हीट करके अमाइड बनाओ ऐसा, और फिर अमाइड का रिडक्शन करके एमीन बना दो LiLH4 वगैरह से, तो CH3 CH2 NH2। या दूसरा तरीका है कि P2O5 के साथ स्ट्रांगली हीट करके पहले नाइट्राइल बना लो, और नाइट्राइल का रिडक्शन से तो बनता ही है मेंडियस रिएक्शन, सोडियम इथेनॉल ऐसा 2H, फिर भी बन जाएगा CH3 CH2 NH2, दोनों तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन बनाना हो उसके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल और बड़ा ही यूजफुल रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग भूलेंगे नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब आता है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अमोनिया के बाद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड तो खुद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का इसे रिएक्शन से, लेकिन अब उसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा उसको जरा देखो। एसिड एनहाइड्राइड के साथ नहीं, एसिड एनहाइड्राइड तो बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन के लिए अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा, P2O5 H2SO4, ये दो बहुत ही कॉमन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो किसी से भी पानी निकालना हो, मतलब कि डिहाइड्रेशन करवाना हो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके लिए इन रिएजेंट्स को हम लोग याद रखेंगे, P2O5 और H2SO4। बेसिक सा बात है, RCOOH 1 मोल और रहेगा उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल्स, यह देखो H2 हो जाएगा बाहर,
इन दोनों में से कोई लेना होगा तब, तो बनेगा एनहाइड्राइड। एसिड डेरिवेटिव है, एसिड से बना इसलिए एसिड डेरिवेटिव है ऐसा। जब लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड, तो यहाँ भी वही लेना होगा P2O5 वगैरह, HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ भी बनेगा एसिड एनहाइड्राइड, RCOOR, एसिड एनहाइड्राइड। अब बात है कि दोनों से यदि एसिड एनहाइड्राइड ही बन रहा है तो विच वन इज बेटर, कौन जो है ज़्यादा बेहतर है एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए। कि यदि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करेंगे या फिर एसिड क्लोराइड से उसका रिएक्शन करवाएंगे, विच वन इज बेटर। तो देखो दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का डायरेक्ट डिहाइड्रेशन करवाते हो तो फिर साइड से कुछ लेने का ज़रूरत इसमें होगा नहीं, बस वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट केवल डालो, काम हो जाएगा। लेकिन एसिड क्लोराइड से करवाते हो तो अलग अलग नेचर का सब्सटेंस होगा। अब अलग अलग नेचर का सब्सटेंस होगा तो यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है HCl, यहाँ साइड प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है H2, तो H2 है ये साइड प्रोडक्ट तो ज़्यादा बेहतर है HCl से, तो उस हिसाब से दिस वन इज मोस्ट सुटेबल। एसिड का डिहाइड्रेशन से जो एनहाइड्राइड बनता है वो ज़्यादा सुटेबल हुआ। लेकिन हाँ यहाँ है कि जनरली सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड ही बनेगा क्योंकि दोनों जगह सेम ग्रुप होंगे, R सेम ही होंगे सिमेट्रिकल। यहाँ से आप अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो कि जैसे इधर ले लिए फॉर्मिक एसिड, यहाँ ले लिया आपने एसिटाइल क्लोराइड ऐसे, और अब डिहाइड्रेशन हुआ तो बाहर हो जाएगा HCOO COO CH3 एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ऐसे भी देख सकते हो इसी चीज़ को। तो इसका बेनिफिट हुआ कि इससे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एनहाइड्राइड बन सकते हैं, और इसका बेनिफिट हुआ कि साइड प्रोडक्ट ही है। अच्छा, अब जब इसको तुम क्रॉस कंडेंसेशन ऐसे करवाओगे, एक एसिड और एक एसिड क्लोराइड लेकर के, तो हम बताएं कि गिन करके इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल लेना तो पॉसिबल है नहीं। तो यदि बहुत सारा मॉलिक्यूल इसका भी है और बहुत सारा इसका भी है, और रिएजेंट यदि आप P2O5 ही लेते हो तो उस केस में क्या होगा कि फिर सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ मतलब कि यही दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एनहाइड्राइड बना देगा, एसिड क्लोराइड से मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ हम लोग जनरली बेस का इस्तेमाल करते हैं, और बेस क्या करता है तो जो HCl रिलीज हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। इसमें इस रिएक्शन का थोड़ा बहुत मैकेनिज्म यदि देखना चाहो तो RCOOH और ये है एसिड क्लोराइड। तो देखो एसिड क्लोराइड हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। RC+OH इस C पर O- Cl, R इस पर प्लस आ जाएगा, तो ये अपना हटाएगा तब तक कि H को ले लेगा, तो RC+OH यहाँ से निकल जाएगा, प्लस भी ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा COH Cl R। अब यहाँ से Cl माइनस हटेगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करेगा, RC+OO R, और यहाँ है H+, फाइनली यहाँ से रिलीज करके एस्टर। समझ गए, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, सॉरी एस्टर नहीं, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ चूँकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एसिड क्लोराइड, तो वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ही बिहेव करके जो है रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो समझ गए हम लोग कि सेल्फ डिहाइड्रेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो एसिड एनहाइड्राइड प्रोडक्ट
एसिड क्लोराइड से कंबाइन करवाओगे फिर भी एसिड एनहाइड्राइड ही बनेगा एज ए प्रोडक्ट। और नेक्स्ट डिहाइड्रेशन के बाद इसमें आता है डीकार्बोक्सिलेशन। डिहाइड्रेशन के बाद इसमें आता है क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन 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 दो तरह का होता है। एक कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को आप हीट करो सोडा लाइम से तो वहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले वाला केस में कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid is heated with soda lime, decarboxylation occurs and corresponding hydrocarbon is formed. ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले इसका अल्कली से ट्रीटमेंट करवाओ तो एसिड बेस रिएक्शन होगा O- Na+, और एसिड बेस का ट्रीटमेंट जब हो जाएगा, एसिड बेस का रिएक्शन जब होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और अब जो यहाँ सॉल्ट बना है सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको हीट किया जाता है सोडा लाइम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। ये देखो इतना पूरा बाहर हो जाएगा, H जाकर के R में जुड़ जाएगा, RH + Na2CO3, ये बन गया हाइड्रोकार्बन। ऐसा तो डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं हो जाता है। तुम चाहोगे डायरेक्ट उसका हीट करके CO2 बाहर कर दें, वो उतना आसान नहीं होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यह नेसेसरी है कि उसका वह सॉल्ट हो और फिर उससे आप हीट करो तब फॉर्मेशन होगा उसका, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखो कन्वर्सन कितना इम्पोर्टेंट बन सकता है, सो कितना इम्पोर्टेंट कन्वर्सन आ सकता है। सो जैसे कन्वर्सन बनेगा टॉल्यूइन टू बेंजीन। अब ज़रा सोचो कि टॉल्यूइन का मतलब हुआ बेंजीन में CH3, और बेंजीन का मतलब तो केवल बेंजीन ही रहा, कुछ है नहीं जुड़ा हुआ। मतलब कि ओवरऑल यह जो एरोमेटिक रिंग में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे आप हटा दो। अब डायरेक्ट CH3 अल्काइल एलिमिनेशन का कोई रिएक्शन हम लोग थोड़े पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसलिए पहले क्या करो कि इसको बदल दो एसिड में। KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है अल्काइल बेंजीन का, तो जानते हैं हम लोग कि अल्काइल ग्रुप में यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो यह डायरेक्ट बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यह कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट बना लो एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करवा के, तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। और फाइनली इस सोडियम बेंजोएट को फिर हीट करो सोडा लाइम से CaO, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा बाहर, H जुड़ जाएगा और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी बेंजीन से या कोई भी सिस्टम में कार्बन कम करना हो तो वहाँ डीकार्बोक्सिलेशन को ज़रूर याद करना, और देखना कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का कोई गुंजाइश है कि नहीं। जैसे मान लो कि कन्वर्सन आ जाए इथेनॉल से मिथेनॉल,
इथेनॉल टू मिथेनॉल, ठीक है, ऐसा कोई कन्वर्सन आ जाए तो कैसे करोगे? एक कार्बन डायरेक्ट हटाना है, CH3CH2OH, तो प्राइमरी अल्कोहल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सीडेशन करो पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये डायरेक्ट एसिड में बदल जाएगा, CH3COOH डायरेक्ट बदल जाएगा एसिड में। अब डायरेक्ट एसिड में बदल गया, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह करते रहो, NaOH से पहले सॉल्ट बना लो, फिर सोडा लाइम के साथ हीट करो, NaOH बाहर हो जाएगा, इतना बनेगा मीथेन। मीथेन का कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होगा तो बनेगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का फिर एक्वस KOH से ट्रीटमेंट करवा दो तो बन जाएगा मिथेनॉल। तो यहाँ भी काफ़ी, मतलब जहाँ भी एक कार्बन कम करना हो तो इसको याद करो, डिकार्बोक्सिलेशन को, और देखो कि जो कंपाउंड दिया हुआ है वह कंपाउंड किसी भी तरह से बदल सकता है कि नहीं उस कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस इतना सा बात से समझ में आ जाना है। नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे डिकार्बोक्सिलेशन होगा उसको देखो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होता है तो कोई सॉल्ट का होता है, न्यूट्रल कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा? नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, ऐसे इसको बेसिकली हम लोग कॉप्स इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है जो ऑलरेडी हम लोग अल्केन वाले चैप्टर में जो है इसको देख चुके हैं। अब इसमें क्या होगा देखो, लेना तो सॉल्ट ही है कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका ट्रीटमेंट अल्कली या एक्टिव मेटल से करवा करके उसका सॉल्ट ले लो। तो RCO Na+ सॉल्ट ले लिए इसका। अब इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, वाटर एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में तो ऐसे रहेगा, कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा और सोडियम आयन रहेगा। अब यहाँ से E हुआ एनायन और E हुआ केटायन। सॉल्यूशन में यही एनायन केटायन तो होंगे नहीं हैं, एनायन के रूप में OH- भी होगा, केटायन के रूप में H+ भी होगा। अब जब इस सॉल्यूशन का तुम करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो दो चीज़ होता है, एट एनोड और एक होता है एट कैथोड। कैथोड पे हम लोग जानते हैं रिडक्शन, एनोड पर हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन, ऐसा। अब कैथोड पे जाता है केटायन। केटायन तो यहाँ दो है, केटायन तो दो है, सोडियम आयन भी है, H+ भी है। अब दोनों केटायन में वह केटायन कैथोड पे जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होना है तो जाहिर सी बात है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही रिड्यूस होगा पहले। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो हम लोग जानते हैं, सोडियम का -2.76 होता है, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है, मतलब H+ का रिड्यूस होने का टेंडेंसी Na+ से ज़्यादा होगा, मतलब H+ का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी Na+ से ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऐसा रिएक्शन होगा कि H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H में बदल जाएगा। यदि 2H+ लोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2H, और इसी 2H को हम लोग लिखेंगे H2। तो कैथोड का प्रोडक्ट हुआ। एनोड पे ऑक्सीडेशन जाता है एनायन। अब एनायन यहाँ जा करके ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जिसका ज़्यादा होगा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ये OH- और इसमें कंपेयर करोगे तो इसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो ये RCOO- क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके RCOO बनाएगा। अब यदि इसका तुम 2 मोल लोगे ऐसे, तो यहाँ से अभी जो न्यूट्रल स्पीशीज बना इसके साथ कुछ कांड होता है ऐसा, C डबल बॉन्ड OO, देखो ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज बन गया, 2 4 5 और एक यहाँ 6। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, E वाला बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होकर के यहाँ एक आ जाएगा यहाँ, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब ये ओवरऑल बन गया CO2 और यहाँ से बन गया R रेडिकल। तो 2 मोल लिए हैं तो दूसरा का भी वही कहानी होगा, एगो और लोगे तो इसका भी तो यही कहानी होगा, इसका भी यही होगा।
ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर। तो अभी जो R फ्री रेडिकल बने, ये दोनों आपस में यहाँ बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा RR और CO2 यहाँ से हो जाएगा बाहर। तो ये दोनों डीकार्बोक्सिलेशन में अंतर हुआ। जो सोडामाइड का यूज करके हो रहा था उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें देखे थे, या सोडामाइड बोल रहे हैं, जो क्विक लाइम का इस्तेमाल होकर के या सोडा लाइम का इस्तेमाल करके कर रहे थे, उसमें कार्बन कम हो रहा था। यहाँ 2 मोल लेने से ऐसा होता नहीं है। देख रहे हो ना, 2 अल्काइल ग्रुप आपस में कपल कर जाता है, मिल जाता है, बड़ा अल्केन बनता है। तो एक ई डिफरेंस हुआ, इसको ज़रूर याद रखना और ये मैकेनिज्म को ज़रूर समझना कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कहाँ जाता है और क्यों जाता है। यहाँ यही कहा गया, यहाँ यही कहा गया, सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे इसको, कुछ रिएक्शंस और बचे हुए हैं चैप्टर में। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।